गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप सब बढ़िया हैं यहाँ पे। तो कल हमने बेसिकली सिर्फ प्री रिक्विजिट्स को समझा था कि क्या क्या चाहिए हमें अपनी वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने के लिए। आज हम एक्चुअली जो रियल करिकुलम है उस पर हम मूव करेंगे। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी एक मेन पार्ट है हमारे सर्वर का, जिसको कह सकते हो कि दिल है हमारे सर्वर का। बहुत सारे ऑपरेशंस है, मैं ये कहूंगा ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस, बिल्कुल सारे नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से ही काम में आते हैं, जो कि हम विंडोज सर्वर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? ये एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो कि काम में आती है अपने कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, जो कि हमारे नेटवर्क पे मौजूद है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक प्राइमरी फीचर है किसका? विंडोज सर्वर का। एक्टिव डायरेक्टरी इनिशियली रिलीज हुआ था विंडोज 2000 सर्वर के साथ, एंड देन वो रिवाइज हुआ अपने एडिशनल फीचर्स के साथ विंडोज सर्वर 2008 में, एंड आगे बढ़ता गया और इसमें नए फीचर आते गए, जैसे 2012 सर्वर में, देन 2016, 2019, ये अपने फीचर्स को बढ़ाता गया। राइट? हमारी जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होती है। हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम कंप्यूटर्स बनाते हैं, यूजर्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। इस चीज को याद रखना। तो भले मैं कंप्यूटर बनाऊं, भले मैं ग्रुप बनाऊं, भले मैं एक यूजर बनाऊं, वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसको 3 टीयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है? 3 टीयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? डोमेन्स, ट्रीज और फॉरेस्ट। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे टीयर्स जो हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे क्या होते हैं ये। लेकिन एक बार जरा बेनिफिट्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला, ये हमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हायरार्किकल समझते हैं ना? जहाँ पे एक हायरार्की बनी हो, अपर लेवल पे कौन है, लोअर लेवल पे कौन है। इससे क्या होता है कि बहुत ही आसान हो जाता है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। कल को किसी भी पोर्शन में कोई दिक्कत आती है, कुछ चीज नहीं चल रही, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बहुत ही उम्दा माना जाता है कि जहां पे हम लोग ट्रबल शूटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। हमें इजीली पता होता है कि कौन से पोर्शन में जाके हमें ट्रबल शूटिंग करनी है। देन इट सपोर्ट्स मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन की बात करूं तो आप अपने ही सिस्टम पे बैठे बैठे आपके साथ अटैच्ड जितने भी सर्वर्स हैं उन पे लॉग इन कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। अपने ही सर्वर पे बैठे बैठे आप दूसरे सर्वर्स के ऊपर रोल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब आपको अपनी सीट से उठने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइमरी सर्वर के ऊपर हैं तो जितने भी सर्वर्स आपके साथ अटैच्ड हैं आप उन पे रोल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन। इसका मतलब है कि जो भी आप अपडेट करेंगे अपने सर्वर के ऊपर, वो बाकी सारे सर्वर्स पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा या रेप्लिकेट हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन। राइट? एक्टिव डायरेक्टरी हमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क रिसोर्सेज पे। मतलब अगर हमें अपने नेटवर्क रिसोर्सेज, लेट्स से प्रिंटर्स या कंप्यूटर्स, अगर मुझे एक्सेस करना है तो एक सिंगल पॉइंट से ही मैं एक्सेस कर पाऊंगा। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी ने सब कुछ सेंट्रली मैनेज करके रखा हुआ है। तो इट प्रोवाइड्स अस अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। और अगर हमारे पास और भी सर्वर्स हैं जो कि विंडोज के नहीं हैं, बट लेट्स से वो यूनिक्स के हैं, तब भी हम उनके साथ अपना ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। राइट? मतलब अगर हमारे पास एक लेट्स से एक यूनिक्स का सर्वर पड़ा हुआ है,
या फिर कोई ऐसा सर्वर है जिसमें पुराना वर्जन है एक्टिव डायरेक्टरी का। लेट्स से मैं विंडोज सर्वर 2016 यूज कर रहा हूं, मेरे पास एक और सर्वर है जिसमें विंडोज सर्वर 2012 एडिशन है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, मैं उसके साथ जुड़ सकता हूं और उसके साथ मिलकर काम कर सकता हूं। यह है हमारा बेनिफिट एक्टिव डायरेक्टरी का यहां पे। ठीक है, जब विंडोज सर्वर 2012 आया ना, तब इन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी का नाम चेंज करके रख दिया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसको शॉर्ट में ना एडीडीएस भी बोलते हैं कुछ लोग, ऐसे एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे एक्टिव डायरेक्टरी की या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की, डेफिनेशन वही है जो हमने पहले पढ़ी थी एक्टिव डायरेक्टरी की, राइट? बिल्कुल वही डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन में जाना चाहते हो, थोड़े हार्ड वर्ड्स अगर आप सीखना चाहते हो, तो इट इज अ हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट मेक्स द एक्सेस इजी। बात वही है, लेकिन उसको घुमाकर हमने एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में बना दिया। तो अगर आप पुरानी वाली डेफिनेशन भी बोलोगे तो भी ठीक है, राइट? चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो 3 टीयर्स हैं। हमारे पास तीनों टीयर्स में डोमेन है, ट्रीज हैं और फॉरेस्ट है। हम इसको समझने के लिए पेंट पे चलते हैं, और पेंट पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं डिपिक्ट करना चाहता हूं हमारे डोमेन्स, ट्रीज और फॉरेस्ट को। तो चलिए मैं पेंट ओपन कर लेता हूं। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, फॉरेस्ट एक टॉप लेवल कंटेनर है। कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए मुझे एक फॉरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने एक फॉरेस्ट बना दिया, आप देख सकते हैं, ये मैंने एक आउटर लेवल पे एक फॉरेस्ट बना दिया, ये मेरा फॉरेस्ट है। अब जंगल होगा तो पेड़ होंगे, जंगल नहीं होगा तो पेड़ तो कहां से होंगे, राइट? तो यहां पर अगर मैं कंप्यूटिंग वर्ल्ड में बात करूं एक ट्री की, वैसे तो हमें पता है ट्री फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, राइट? मतलब ये मैंने जो फॉरेस्ट बना दिया ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ट्री बनाना है, फॉरेस्ट के अंदर ही ट्री बनेगा, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया ट्री का। कंप्यूटिंग वर्ल्ड में अगर मैं दो डोमेन कंट्रोलर्स को, या आप कहो दो मशीन्स को, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जोड़ दूं, तो उसको बोला जाता है ट्री। क्या बोला जाता है? ट्री। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या है? ये एक ट्री फॉर्म है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? दिस इज अ ट्री। ये जो टॉप लेवल कंटेनर है, ये जो बाहर वाला है, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट। मतलब अगर हमारे पास एक टॉप लेवल कंटेनर होगा, उसके अंदर ही हम लोग ट्री बना सकते हैं। और ट्री क्या होता है? एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे आप कह सकते हैं एक पेड़ है, उसकी आगे जड़ें निकली हुई हैं, राइट? सो दैट इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो बिल्कुल सेम वे को मैंने यहाँ पे कंप्यूटिंग वर्ल्ड में डिपेक्ट कर दिया, राइट? देन आता है हमारे पास डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक नाम हो जाएगा उस पेड़ का। लेट्स से ये कौन सा पेड़ है, ये मैंगो ट्री है या एप्पल ट्री है, कौन सा ट्री है, वो हो जाएगा डोमेन। तो कंप्यूटिंग वर्ल्ड में इसी चीज को हम लोग, जैसे हम किसी सर्वर को कॉल करते हैं, किसी वेबसाइट को कॉल करते हैं, तो कैसे करते हैं? जैसे facebook.com, राइट? abc.com, microsoft.com, ये क्या है? डोमेन है। तो अगर मैं नॉर्मल जनरल टर्म में बात करूं तो एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, दैट इज अ डोमेन। लेकिन अगर मैं कंप्यूटिंग वर्ल्ड में बात करूं, लेट्स से इसका नाम है abc.com। ओके, अब abc.com हो गया डोमेन। तो आप इसको एक बार रिलेट करिए कि अगर हमारे पास फॉरेस्ट होगा तो ही ट्री बन पाएगा, राइट? और अगर हमारे पास ट्री होगा तो ही डोमेन बन पाएगा, राइट? तो ये सारे इंटर रिलेटेड है आपस में। और एक और चीज, यहां पर इस डोमेन को चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर क्या होगा? डोमेन कंट्रोलर होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। लेट्स से मैंने इसके अंदर सर्वर
19 इंस्टॉल कर दिया, तो ये हम क्या बना सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर। ओके, डोमेन कंट्रोलर। तो ये हमारे पास कुछ 4 चीजें होगी समझने वाली, फॉरेस्ट, देन ट्री, देन डोमेन और देन डोमेन कंट्रोलर। ऑलराइट, ठीक है। तो इसी चीज को हमने प्रेजेंटेशन में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट इज अ कंप्लीट इंस्टांस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। ईच फॉरेस्ट एक्ट एज अ टॉप लेवल कंटेनर, राइट। A forest can contain one or more domain container objects. मतलब ये एक या एक से ज्यादा ट्रीज को या डोमेन्स को कंटेन कर सकता है अपने अंदर। हमने डायग्राम में एक ही देखा है, राइट। देन वी हैव ट्री। Domain trees are collection of domains that are grouped together in hierarchical structure. When you add a domain to a tree, it becomes a child of the tree root domain. यही हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये abc.com है और ये उसका चाइल्ड है। चाइल्ड के बारे में हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम एक डोमेन को जोड़ते हैं हमारे पेरेंट डोमेन के साथ, तो वो क्या बन जाता है, उसका चाइल्ड बन जाता है। दैट मीन्स ये हो गया हमारा पेरेंट और ये हो गया हमारा चाइल्ड, ठीक है। द डोमेन टू विच अ चाइल्ड डोमेन इज अटैच इज कॉल्ड द पेरेंट डोमेन, ठीक है। तो पेरेंट डोमेन क्या होता है हमें पता है, और चाइल्ड डोमेन क्या होता है हमें ये भी पता है। ओके, देन आ जाता है हमारा डोमेन। तो डोमेन को आप डिफाइन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क दैट आर एडमिनिस्टर्ड एज अ यूनिट विद कॉमन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब facebook.com है, मुझे नहीं पता उसके पीछे कितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उसको मैनेज करने के लिए। मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डोमेन। तो इट मे पॉसिबल उसके पीछे डिफरेंट कंप्यूटर्स या अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लगे हों। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डोमेन। सो facebook.com, abc.com, कुछ भी आप .com या .in कोई भी डोमेन ले लो, सो दैट इज अ डोमेन। और डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर डोमेन को चलाने वाला, डोमेन को कंट्रोल करने वाला होता है। इसका जो पर्पस है वो क्या होता है, इट ऑथेंटिकेट्स द यूजर्स। इट ऑथेंटिकेट्स द यूजर, मतलब ये देखता है कि यूजर जो है वो लेजिट है या नहीं है। जैसे हम अगर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, वो करेक्ट है या नहीं है, वो कौन देखेगा, डोमेन कंट्रोलर। ये यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, मतलब यूजर की जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको स्टोर करके रखेगा। एंड एनफोर्सेस सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर अ विंडोज डोमेन। अब सपोज करें मैं एक ऑफिस में जाता हूं, ऑफिस में मेरा जो टाइमिंग है वो 9 से 6 है। मैं 9 बजे जाके अपना बायोमेट्रिक थंबप्रिंट लगाता हूं या फिर अपना पासवर्ड डालता हूं। बैकएंड पे डोमेन कंट्रोलर चेक करेगा कि जो भी मैंने क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर के पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो अगर तो मैं सही हुआ वो मुझे अंदर जाना अलाउ कर देगा, नहीं तो वो मुझे ब्लॉक कर देगा। और मेरे ऊपर सिक्योरिटी पॉलिसीज भी लगी हो सकती हैं। दैट मीन्स कि अगर मेरा टाइम 9 से 6 है, मैं 8 बजे जाके अगर लॉग इन करने की कोशिश करूं, तो इट मे पॉसिबल वो मुझे मना कर दे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो इसी तरह से हम अपने यूजर्स के ऊपर भी सिक्योरिटी पॉलिसीज लगा सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा डोमेन कंट्रोलर। अब ये जो डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं ना गाइस, ये 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के डोमेन कंट्रोलर्स हैं हमारे पास, प्राइमरी, एडिशनल, चाइल्ड और रीड ओनली। ये 4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि हर एक डोमेन कंट्रोलर का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की। देखिए, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कौन होता है, मालिक। मालिक बोलते हैं ना, कि जो सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर है जिसके पास सारी अथॉरिटीज हैं, जिसके पास रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का हक है, राइट। तो जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है
वो एक रीड राइट डायरेक्टरी मेंटेन करता है, किसकी? आपके यूजर अकाउंट्स की और उनकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन की। मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जाके आप यूजर को बना सकते हैं, यूजर को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये ऑथेंटिकेट करेगा यूजर नेम्स को, मतलब चेक करेगा कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो यूजर ने सही एंटर किया है या नहीं, और ये चेक करेगा कि जो हमारे यूजर्स हैं वो कब लॉग इन कर सकते हैं हमारे नेटवर्क के ऊपर, राइट? तो यहां पे ये है कि जब भी कोई भी यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा हमारे सर्वर के अंदर, तो ये जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ये ऑथेंटिकेट करेगा और चेक करेगा कि क्या उसने सही पासवर्ड एंटर किया है या नहीं किया। तो ये फंक्शन है हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का, और ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं हमारे विंडोज 10 के अंदर। तो चलिए विंडोज 10 पे चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, अवेलेबल रेडी है आई गेस। लेट्स चेक ओवर हियर। ये देखिए मेरे पास विंडोज 10 है और मेरे पास यहाँ पे हाइपर वी है। तो मैं हाइपर वी को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 डोमेन कंट्रोलर्स हैं और एक क्लाइंट मशीन है। हमने जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो इन्हीं के बीच में करने हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर DC1 को एक फ्रेश स्टेट में चेक पॉइंट अप्लाई कर देता हूँ। चेक पॉइंट्स का पर्पस हमने कल समझा था, राइट? एंड देन हमारे पास है DC2, इसको भी मैं फ्रेश चेक पॉइंट में अप्लाई कर देता हूँ। ओके, फिलहाल मुझे काम DC1 से है, पर मैंने DC2 को भी कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, जो मेरा DC1 है वो स्टार्ट हो रहा है। जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं वो इसी के ऊपर करने हैं, राइट? तो थोड़ा वेट करते हैं हमारे सर्वर को टर्न ऑन होने में। मैंने फुल स्क्रीन मोड इनेबल कर दिया ताकि मेरे को एकदम बढ़िया से पूरा डिस्प्ले आए यहाँ पे, अच्छे से, मतलब मुझे कनेक्शन मिल जाए। ये देखो, तो अभी फुल स्क्रीन हो जाएगी एकदम। चलिए अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। अब ये एक फ्रेश सर्वर है, इसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्वर के आईपी एड्रेसेस तो हमने कल ही सेट कर लिए थे, तो अब हम इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के भी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। आपका जो ये जो आईपी है ना इस सर्वर का, ये स्टैटिक होना चाहिए। मतलब आपको जो आईपी इसको देना है वो मैनुअली देना है, ऑटोमेटिक नहीं रखना। तो आईपी कैसे सेट करते हैं? आप लोग रन विंडो पे जाइए, यहाँ पे सिंपल सी कमांड लिखिए ncpa.cpl, एंटर कर दो, और यहाँ पे देखो आपके पास नेटवर्क अडेप्टर आ गया। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देन TCP IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे देखो मैंने मैनुअली आईपी दिया हुआ है। ठीक है, आईपी एड्रेस जो भी मैं दूंगा वो मैं अपने DNS सर्वर में डालूंगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। लेकिन अभी जो आपने आईपी एड्रेस सर्वर में दिया है वही आपने आईपी एड्रेस DNS में भी देना है, सेम आईपी एड्रेस। गेटवे देने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप यहाँ पे ओके करें। जब आपने स्टैटिक आईपी दे देंगे तो उसके बाद ये आपका सर्वर मैनेजर है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इन केस अगर ये ओपन नहीं होता तो आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और सर्वर मैनेजर पे क्लिक कर देना है, तो आपका सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा। राइट? एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? क्वेश्चन आया है। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जहां से मैं अपने सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स को मैनेज कर सकता हूं। जितने भी मेरे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको मैं मैनेज कर सकता हूं सेंट्रली। दैट इज एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, चलिए अब यहां पर जब सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मैनेज पे क्लिक करके यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
तो जैसे मैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। मैंने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये मेरा सर्वर है DC1 और ये उसका आईपी एड्रेस है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हम रोल्स सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। रोल्स के अंदर अगर आप ध्यान दें, आपके पास है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS। तो इसे चेक मार्क करना है, किसी और को मत कर देना। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को जैसे मैं चेक मार्क करूंगा, मेरे पास एक पॉपअप आएगा, यहां से मैं ऐड फीचर्स पे क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन फीचर्स का पेज आ गया, इस पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे अभी, तो इसको भी एज इट इज रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से नेक्स्ट, और यहां पर एक चेकबॉक्स है ऊपर जो कि कहता है रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। मतलब अगर मैं इसको चेक मार्क कर दूं तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन अगर सर्वर को रीस्टार्ट होना होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक मार्क कर देता हूं, यस पे क्लिक करता हूं और इंस्टॉल। तो यहां पर जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो मेरे DC1 के अंदर इंस्टॉल हो रही है। ओके, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इसका एक चेक पॉइंट बना के रख लेंगे। कल हमने डिस्कस किया था ना चेक पॉइंट बनाना, तो आप यहाँ पर चेक पॉइंट्स बना सकते हो हर इंस्टॉलेशन के बाद। इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। जितना ज्यादा टाइम सेव होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में। तो ये जो इंस्टॉलेशन बैकएंड पे हो रही है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। डिपेंडिंग अपॉन दैट ये उतनी ही स्पीड से इंस्टॉल होगा। तो आई बिलीव ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, आई गेस 30 सेकेंड्स या 1 मिनट और लेगा एक्टिव डायरेक्टरी को कंप्लीट करने में, इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने में, राइट। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं। चलिए इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमाइज करके इसका चेक पॉइंट बना लूंगा। तो ये मैंने मिनिमाइज किया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और एक चेक पॉइंट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि चेक पॉइंट बन रहा है। जैसी चेक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD इंस्टॉल्ड। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना लें चेक पॉइंट। वापस चलते हैं हमारे सर्वर के अंदर और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको क्लोज करेंगे। देखो जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है आपको। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिखा है प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। मतलब अब इस सर्वर को मैं डोमेन कंट्रोलर बना सकता हूं। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है। लेकिन अभी हमारा पर्पस क्या है, हमने कौन सा बनाना है, प्राइमरी बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, और देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें टॉप लेवल कंटेनर बनाना है। दैट मीन्स हमें एक फॉरेस्ट बनाना है। ये हमने डिसाइड किया था ना यहाँ पे, ये देखिए, अगर आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट बनाएंगे प्राइमरी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अब यहाँ पे अपनी किसी भी डोमेन का नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ mayank.com। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके लिए डोमेन के ओनर होना जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपना नाम भी दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ इंटरनल रहने वाला है, ये एक्सटर्नल नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे ही रहने दो। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने mayank.com लिख दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक आपके पास सेकेंड स्क्रीन आएगी। यहां पर आपसे पूछा जाएगा DSRM पासवर्ड। ये जो पोर्शन है ये मैं किसी और टॉपिक में कवर करूंगा, बिकॉज अभी के लिए ये समझना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो ये मैं किसी और टॉपिक में कवर करूंगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि DSRM पासवर्ड को एंटर करो। अब ये DSRM क्या होता है? डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। अच्छा, मुझे चैट में बताओ कि किन किन को पता है कि सेफ मोड क्या होता है? कंप्यूटर में सेफ मोड होता है ना? यस और नो, डू यू नो व्हाट इज सेफ मोड? वेरी गुड, राइट। अब जिनको पता है सेफ मोड क्या होता है, या जिनको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देता हूं। एग्जैक्टली, सेफ मोड जो होता है वो ट्रबल शूटिंग के लिए काम में आता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई सर्विसेज हैं जो बीच में तंग कर रही है, तो हम अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में लेके जा सकते हैं और वहां पे उसको रिपेयर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, या फिर डायग्नोसिस कर सकते हैं हमारे सिस्टम का। उसी तरह से हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी है, अगर मैं उसको सेफ मोड में लेके जाना चाहता हूं तो उसका नाम है DSRM मोड। तो जो एक्टिव डायरेक्टरी का सेफ मोड होता है उसको हम बोलते हैं DSRM मोड। तो यहाँ पे DSRM मोड में जाने के लिए अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े आपको, तो आप यहाँ पे उसका पासवर्ड दे दीजिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूं, राइट। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं, क्या आप DNS की डेलीगेशन देना चाहते हैं? अभी नहीं, मैं कोई डेलीगेशन नहीं देना चाहता। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा नेट बायोस नेम आ जाएगा, जिससे हमें लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे अब मुझे लोग ढूंढ पाएंगे मयंक के नाम से, क्योंकि मेरा डोमेन का नाम है मयंक। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट पे क्लिक करो। काफी सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट पे ही क्लिक करते रहेंगे, और हमें हमें एज इट इज इसको पास ऑन करते रहना है। अब यहाँ पे पाथ्स है। पाथ्स क्या है? यहाँ पे डेटाबेस की लोकेशन है, आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है वो कहाँ स्टोर होगा, लॉग फाइल्स कहाँ बनेगी, सिसवॉल फोल्डर कहाँ बनेगा। देखिए, जो भी आपका डेटाबेस है वो NTDS के अंदर बनेगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, बट मैं इसे चेंज नहीं कर रहा। सिसवॉल का मतलब होता है एक वो वाला फोल्डर जहां पे आपकी ग्रुप पॉलिसीज स्टोर होती है। ग्रुप पॉलिसीज आपको पता होगा सर्वर के अंदर लगती हैं, ताकि हम अपने यूजर को या कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकें, अपने अकॉर्डिंग चला सकें। उसका भी टॉपिक है सेपरेटली। तो जो हमारे सिसवॉल फोल्डर होता है उसके अंदर वो सारी ग्रुप पॉलिसी स्टोर होती है, तो उसकी भी लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये डिफॉल्ट लोकेशंस है। अगर आपको कोई और रखनी है तो आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से, बट मैं इसको ऐसे ही जाने दूंगा एज इट इज। अब ये है जो मैंने अभी तक ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, शुरू से लेकर एंड तक जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं उसकी समरी है ये। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्री रेक्विजिट्स चेक हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सारी चीजें आपका जो सर्वर है वो चेक करेगा कि जो जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होंगे तो ये आपको आगे जाने से मना कर देगा। बट मेरे सारे ऑप्शन सही थे, इसलिए इसने देखिए प्री रेक्विजिट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एंड मैं यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। ओके, ये मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब मेरा जो ये सर्वर है ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन रहा है, और इस दौरान ये रीस्टार्ट भी होगा। ओके, तो चलिए इसे एक बार इंस्टॉल होने दीजिए, इसे बनने दीजिए। मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, वापस आएगा, और फिर देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा लगता है। ओके, तो चलिए वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। चलिए, अब यहाँ पे सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है, तो चलो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड। अब जो मेरा सर्वर लॉगिन हुआ है ये एक डोमेन कंट्रोलर है। अब चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा सिस्टम डोमेन कंट्रोलर है या नहीं है। ये कैसे चेक होगा आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर से वेरीफाई करेंगे कि क्या मेरा सिस्टम डोमेन का पार्ट है या नहीं है। वो कैसे चेक होगा? अगर आप यहाँ पे लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, इसे लोड होने दीजिए, ये वर्क ग्रुप सेक्शन में डोमेन आ जाएगा। ये देखिए, डोमेन का नाम आ गया, ये भी डोमेन में शिफ्ट हो गया।
दैट मीन्स आपका जो सर्वर है वो डोमेन का पार्ट है। लेकिन क्या मेरा सर्वर डोमेन कंट्रोलर है या नहीं है, ये कैसे चेक होगा? इसके लिए आपको टूल्स पे क्लिक करना होगा। आप टूल्स पे क्लिक करें, उसके बाद आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएं। इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरा कंसोल खुल गया यूजर नेम यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का। यहाँ पे देखिए मेरी डोमेन का नाम है। इसको मैं अगर एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे सब कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर में मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे एक मेरे पास एक कंटेनर है या ओयू है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ डोमेन कंट्रोलर्स, और यहाँ पे मुझे बताएगा कि मेरे नेटवर्क के अंदर कितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं और कौन कौन से हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे कंप्यूटर का नाम आ गया DC1। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, DC1। दैट मीन्स मेरा जो DC1 है ये एक डोमेन कंट्रोलर है। सारे ऑपरेशंस अब मेरे हाथ में है। और इसका प्राइमरी ऑपरेशन क्या होता है गाइस? डोमेन कंट्रोलर का प्राइमरी ऑपरेशन क्या होता है? इट ऑथेंटिकेट्स यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स व्हेन द मेंबर्स लॉग इन टू द नेटवर्क। तो जब भी कोई भी यूजर मेरे नेटवर्क में लॉग इन करने की कोशिश करेगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, तब ये चेक करेगा कि क्या यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं है। इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। मेरे पास मेरे हाइपर-वी के अंदर एक विंडोज 10 मशीन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस विंडोज 10 मशीन को लॉग इन कर लेता हूं। मेरे पास चेक पॉइंट बना पड़ा है। मैं इस चेक पॉइंट को अप्लाई करता हूं, और जैसे चेक पॉइंट यहां पे अप्लाई हो जाएगा उसके बाद मैं इस मशीन को स्टार्ट कर दूंगा। आ गया सेव्ड का ऑप्शन। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरा जो विंडोज 10 है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, राइट क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये मुझे फुल स्क्रीन में नहीं चाहिए, तो मैं इसको एज इट इज ही लॉग इन करूंगा। तो ये देखिए फुल स्क्रीन, एंड यहाँ पे PASSW0RD एक्सक्लेमेशन। मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड इसका वेबसाइट पे ही लिखा होता है जहां से हमने कल ये डाउनलोड किया था। अब इस मशीन को भी मैं जो IP एड्रेस है वो ऑलरेडी दे चुका हूं। आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रन विंडो पे जाऊंगा और ncpa.cpl एंटर करूंगा, और यहाँ पे मेरा नेटवर्क अडेप्टर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके TCP/IP वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज में अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे IP दिया हुआ है। अब क्लाइंट के केस में आपने कैसे IP देना है? सर्वर में क्या होता है, जो आपने ऊपर IP दिया वही DNS में डालना है। लेकिन क्लाइंट की साइड पे आपने क्या करना है? क्लाइंट की साइड पे आपने जो आपने IP ऊपर देना वो अलग है, नीचे आपने हमेशा सर्वर के IP देने हैं। सर्वर में क्या होता है, ऊपर नीचे सेम होते हैं, लेकिन क्लाइंट में DNS के केस में आपने हमेशा सर्वर का IP देना। ये कुछ चीजें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं DNS के टॉपिक में देना चाहूंगा, या अभी कुछ ही नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा आपको। अगर अभी से बताया तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपने सर्वर के IP देने, जो मैंने यहाँ पे एक सर्वर का IP दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ऑल राइट, एवरीथिंग इज गुड, राइट। अब क्या करना है, हमने इस मशीन को किसमें ज्वाइन करना है? डोमेन में ज्वाइन करना है। ये जो मशीन है हमारी, इसको हम डोमेन में ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अभी अगर मैं इस मशीन का स्टेटस चेक करूं, तो जैसे मैं सपोज करिए मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा सिस्टम वर्क ग्रुप में है। वर्क ग्रुप का क्या मतलब होता है कि एक स्टैंड अलोन मशीन जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं इस मशीन को अपनी डोमेन का पार्ट बनाना चाहता हूं, ताकि जो भी यूजर मैं चाहूं इसके अंदर लॉग इन कर सकूं। और यूजर कहां बनेंगे? सर्वर के अंदर। तो सर्वर क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो मैं बिल्ड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मशीन को डोमेन के अंदर लेके आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा अपने सर्वर के अंदर, और एक और रोल को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है DNS। तो मैं यहां पे मैनेज पे क्लिक करूंगा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट,
यहाँ पे अच्छा उसने डीएनएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया, दैट इज फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए मैंने वो जो आईपी एड्रेस थे वो क्यों डीएनएस सर्वर्स में डलवाए। देखिए वो जो कंसोल है जहां पे मैं आईपी एड्रेस को एंटर करता हूं, ये देखिए अगर मैं सर्वर के केस में भी जाता हूं, यहां पे अगर मैं 192.168.1.100 ऐड करूं, ये क्यों ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे मुझे बताना है कि वो जो डीएनएस का रोल है वो कहां पे इंस्टॉल हुआ है। आप देख सकते हैं वो डीएनएस का रोल मेरे सर्वर पे इंस्टॉल हुआ है, इसलिए मैंने सर्वर का आईपी यहां पे दे दिया। बराबर, जहां पर भी डीएनएस का रोल इंस्टॉल हुआ है उसका आईपी आपने इस पॉइंट पे देना है। अब अगर मैं क्लाइंट वाली साइड पे चला जाता हूं, क्लाइंट वाली साइड पे विंडोज 10 पे अगर मैं चला जाता हूं, यहां पर देखिए अगर मैं अगेन इसके आईपी एड्रेस की प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं, अब क्लाइंट पे तो मैंने कुछ इंस्टॉलेशन की नहीं है, सारी इंस्टॉलेशन कहां पे हुई है, सर्वर पे। तो डीएनएस का रोल कहां पे है, डीएनएस का रोल पड़ा हुआ है सर्वर पे। जब तक ये लोकेशन हमारे क्लाइंट में हम लोग मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमारी मशीन डोमेन का पार्ट नहीं बन पाएगी। हमें हमारे क्लाइंट में बताना होगा कि डीएनएस कहां पे पड़ा हुआ है। तो डीएनएस 192.168.1.100 में है, राइट। तो इसको हम कर देते हैं ओके। अब ये जो वर्क ग्रुप वाली मशीन है इसको हम डोमेन कैसे बनाएंगे, डोमेन का पार्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ पे चेंज सेटिंग्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें और यहां पर अगेन चेंज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप हो वर्क ग्रुप के अंदर, लेकिन अगर मैं डोमेन पे क्लिक करूं, मुझे यहाँ पे डोमेन का नाम डालना होगा। डोमेन का नाम क्या है, mayank.com। ठीक है, जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा मुझे अपने डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स एंटर करने पड़ेंगे। बिना एडमिन राइट्स के आप किसी भी मशीन को डोमेन का पार्ट नहीं बना सकते। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा और यहाँ पे देखो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, तो यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरे सर्वर का है और पासवर्ड। अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे मेरे को एक वेलकम मैसेज आ जाएगा। ये देखो अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, अगर सब कुछ सही रहा मुझे वेलकम का मैसेज आ जाएगा, वेलकम टू mayank.com। मैंने ओके पे क्लिक किया एंड ये बोल रहा है कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीस्टार्ट कर दो। क्लोज किया और रीस्टार्ट नाउ। अब देखिए यहां पर ये सिस्टम रीस्टार्ट होके जब वापस आएगा तो जहां पे वर्क ग्रुप लिखा हुआ था ना वो चेंज हो जाएगा डोमेन के अंदर। वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो क्लाइंट मशीन है क्या वो डोमेन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट होने देते हैं हमारी क्लाइंट मशीन को, उसके बाद इसके अंदर लॉग इन करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेगी ये, और ये हमारी मशीन डोमेन के अंदर आ गई। तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, ये 3 बटन्स हैं, ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के लिए है। तो अगर आपका सिस्टम आपको बोले कि प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो आप यहां से प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। और चलिए हम अपनी मशीन के अंदर लॉग इन हो रहे हैं। जब हम अपनी मशीन के अंदर आ जाएंगे दोबारा से माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो डोमेन का पार्ट बन चुका है। ये देखिए, अब मैं फाइल एक्सप्लोरर पे दोबारा क्लिक करूंगा, यहाँ पे दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे चले गए और अब चेक करें यहाँ पे वर्क ग्रुप की जगह mayank.com आ गया। मतलब ये जो मशीन है ये डोमेन का पार्ट बन चुकी है। अच्छा, यही चीज हमें सर्वर पे कैसे पता लगेगी, ये देखो अगर मैं सर्वर पे जाता हूं तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मुझे सब पता लगता है। तो अगर मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो कंप्यूटर्स का सेक्शन होगा एक,
ये देखिए कंप्यूटर्स का सेक्शन है, यहाँ पे मुझे पता लगेगा कौन कौन सी मशीन मेरे डोमेन का पार्ट है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखो विंडोज 10 का नाम आ गया। राइट, ये विंडोज 10 का नाम इसलिए आया क्योंकि ये मशीन मेरे डोमेन को ज्वाइन कर चुकी है, इसलिए यहाँ पे विंडोज 10 का नाम आ गया। तो जितनी भी मशीन आप डोमेन में ज्वाइन करवाओगे वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट होती जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास सर्वर भी रेडी है, क्लाइंट भी रेडी है। हमें क्या करना है, सिर्फ लॉग इन परफॉर्म करके देखना है कि क्या हमारा जो DC1 है, जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर है, क्या वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे यूजर सेक्शन में जाऊंगा, एक नया यूजर बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, एक नया यूजर बनाते हैं। तो आप में से लेट्स से मैं यूजर बनाऊंगा, सौमिल नाम का यूजर बनाता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू यूजर। अब यहाँ पे मैं सौमिल नाम का यूजर बना दूंगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, नेक्स्ट और फिनिश। तो सौमिल नाम का यूजर यहाँ पे बन गया। अब एक्टिव डायरेक्टरी में एक यूजर भी है और एक्टिव डायरेक्टरी में एक कंप्यूटर भी है। तो चलिए इस यूजर को, सौमिल को, विंडोज 10 में लॉग इन करके देखते हैं। क्योंकि दोनों एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है तो सेंट्रली मैनेज हो रहे हैं सारी चीजें, राइट। तो चलिए अब चलते हैं विंडोज 10 के ऊपर। ये रहा मेरा विंडोज 10। यहाँ पे जो भी करंट यूजर है उसको हम साइन आउट कर देते हैं। ये मैंने कर दिया साइन आउट। और हम किससे लॉग इन करेंगे, हम लॉग इन करेंगे सौमिल यूजर से। तो यहाँ पे देखिए अदर यूजर का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो साइन इन टू मयंक डोमेन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सौमिल। सौमिल यूजर कहाँ पे बना हुआ है, मयंक डोमेन के अंदर बना हुआ है। और उसका पासवर्ड डालेंगे, देयर यू गो। यहां से आप देख सकते हैं कि सौमिल लॉगिन कर रहा है हमारे विंडोज 10 के अंदर। अब जो विंडोज 10 है वो डोमेन का पार्ट बन चुकी है, मतलब उसको हम सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं। और इसी वजह से सौमिल अलाउ हुआ विंडोज 10 में लॉग इन करने के लिए। अब फर्स्ट टाइम सौमिल लॉग इन हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सौमिल की प्रोफाइल बनेगी हमारे विंडोज 10 मशीन के अंदर और फिर सौमिल जो ऑपरेशन करना चाहे वो कर सकता है। ओके, तो ये है हमारा क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। अब ये पॉसिबल हो, ये प्रूव हो गया कि सौमिल यूजर, अगर मैंने उसका सही पासवर्ड डाला तो मैं अंदर एंटर कर पाया, मतलब मेरे पीडीसी ने ऑथेंटिकेशन कर दी है। अगर पीडीसी ना होता तो सौमिल कभी भी अंदर एंटर नहीं कर पाता, बिकॉज कोई तो ऐसे अब सर्वर चाहिए जो कि ऑथेंटिकेशन कर सके। अगर ऑथेंटिकेशन करने वाला ही नहीं है तो सौमिल कभी लॉग इन ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। समझ में आया गाइस? यस और नो इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। अब यहाँ पे आज के लेक्चर में मैं वैसे तो प्राइमरी ही करवाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यूजर के टाइप समझाने वाला हूं मैं आपको। देखिए जो यूजर्स होते हैं ना, जैसे कि हमने सौमिल यूजर बनाया, ये कौन सा यूजर है। जो IE यूजर हमारे विंडोज 10 में बना हुआ था वो कौन सा यूजर है। ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आगे जाके क्लाइंट सर्वर का रिलेशनशिप समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूँ। जो सौमिल यूजर है उसको हम बोलते हैं डोमेन यूजर। कौन सा यूजर, डोमेन यूजर। जो भी यूजर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बनाया जाए उसको हम बोलते हैं डोमेन यूजर। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हो उसको हम बोलते हैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर और डोमेन यूजर दोनों एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर बारी आती है लोकल यूजर और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की। मतलब जो यूजर हमें एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर नहीं
बल्कि इस विंडोज 10 मशीन के अंदर बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं लोकल यूजर, राइट। अगर आप लोकल यूजर चेक करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करें। हालांकि सॉमिल को परमिशन नहीं होगी, मैं सॉमिल से साइन आउट कर लेता हूं और IE यूजर से साइन इन करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने अदर यूजर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखा IE यूजर जो कि डिफॉल्ट यूजर है। मैंने यहाँ पे उसका पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन मुझे एरर आ जाएगा। एरर ये आएगा कि यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? हालांकि पहले मैं लॉगिन कर पा रहा था, अब क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है साइन इन टू मयंक डोमेन, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो यूजर जो कि इस डोमेन में क्रिएट हुआ हो, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट हुआ हो। इसका मतलब ये है कि जब एक मशीन डोमेन के अंदर आ जाती है तो क्या सिर्फ डोमेन यूजर ही उसके अंदर साइन इन कर सकते हैं? नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक आजमाना पड़ता है ताकि ये जो साइन इन वाला मेथड है ये चेंज हो जाए। अगर मुझे लोकल साइन इन करना है तो जो भी आपका लोकल यूजर है उसके पहले आप डॉट और बैकस्लैश डाल दो। आ गया यहाँ पे साइन इन टू MS एज विंडोज 10। देखो जैसे ही मैं जो बैकस्लैश है वो हटाऊंगा, वापस मयंक आ जाएगा। जैसे ही मैंने बैकस्लैश डाला, MS एज विंडोज 10 आ गया। सिंपल, राइट। तो अभी अगर मुझे लोकल यूजर से साइन इन करना है तो मुझे हमेशा डॉट बैकस्लैश डालना पड़ेगा और उसके बाद यूजर का नाम और पासवर्ड। देखिए साइन इन हो गया। तो बाय डिफॉल्ट वो डोमेन के यूजर को एक्सपेक्ट करता है, हमें उसकी एक्सपेक्टेशन को चेंज करना है। अब जो ये जो विंडोज 10 है, इसके लोकल यूजर और कंप्यूटर, इसके लोकल यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर कहां से चेक होंगे? आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक करना है और रन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे lusrmgr.msc, लोकल यूजर मैनेजर डॉट माइक्रोसॉफ्ट कंसोल। आप इसको ओके कर दो और यहाँ पे देखोगे आप कि लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स आएगा। तो यूजर्स पे क्लिक करो और ये आपके लोकल यूजर्स हैं, जिसमें से एक्टिव कौन सा है? सिर्फ IE यूजर, क्योंकि बाकी सबके साथ क्या लगा हुआ है? डाउन एरो लगा हुआ, मतलब ये डिसेबल्ड है अकाउंट्स। अगर इनको एनेबल करना है तो इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाओ और यहाँ पे अकाउंट इज डिसेबल्ड को अनचेक करके ओके कर दो। इससे क्या होगा, आपका यूजर अकाउंट एनेबल हो जाएगा, अब ये रेडी टू यूज है। और अगर कोई नया यूजर बनाना है तो यहाँ पे खाली स्पेस पे राइट क्लिक करो, न्यू यूजर, और यहाँ पे डिटेल्स भर के ओके कर दो। तो ये डिफरेंस है लोकल यूजर्स और डोमेन यूजर्स में। लोकल यूजर आपकी लोकल मशीन के अंदर बनते हैं और जो डोमेन यूजर्स होते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बनते हैं। तो इस डिफरेंस को प्लीज ध्यान में रखना कि जब मैं बात करूं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर या लोकल यूजर की तो कंफ्यूज मत होना। आपको ये पता होना चाहिए लोकल यूजर कहां बनते हैं और डोमेन यूजर कहां बनते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा क्लास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कवर करेंगे।